नमस्कार बच्चों। तो अपने चल रहे थे डाटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पर। तो डाटा स्ट्रक्चर का अपना पहला लेसन कंप्लीट हो गया और डाटा स्ट्रक्चर में ही अपना दूसरा लेसन है 12th क्लास। तो दूसरा जो लेसन है वो एरे का है। तो अपने चर्चा कर लेते हैं एरे के बारे में। एरे क्या होता है, एरे किसे कहते हैं। तो एरे को जानने से पहले थोड़ा सा हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि डाटा टाइप क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में जानें और उसके बाद में अपने एरे पर चर्चा करते हैं। तो डाटा टाइप देखिए, जैसे इंट लिखा या कर लिखा या लॉन्ग लिखा, ऐसे ये डाटा टाइप्स के नाम हैं। डाटा टाइप किसे कहते हैं, ये पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी पहले से बने हुए होते हैं और यूज़र भी बना सकता है। यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी डाटा टाइप का निर्माण भी कर सकता है। तो डाटा टाइप किसे कहते हैं, जो हमें डाटा का प्रकार बताते हैं। डाटा का प्रकार हमें कौन बताते हैं, डाटा टाइप ही बताते हैं। अब ये जो डाटा टाइप है इंटीजर, इंट इसे शॉर्ट में लिखा गया, इंटीजर है पूरा नाम। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो ये जो इंटीजर डाटा टाइप है ये 2 बाइट का स्पेस लेता है। करैक्टर नाम का जो डाटा टाइप है ये 1 बाइट का स्पेस लेता है। लॉन्ग है ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। इसी प्रकार यही डाटा टाइप नहीं है, बहुत है, अनेक प्रकार के डाटा टाइप होते हैं और उनकी जो साइज होता है, जितने भी साइज है वो पहले से निर्धारित है कि इसका इतना साइज है, इसका इतना साइज है। तो ये डाटा टाइप डाटा का हमें प्रकार बताते हैं। ये अब इंटीजर है, ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर करेगा। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की दशमलव वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर, दशमलव कोई संख्या जिसके अंदर बिंदु यानी कि डॉट आता हो, वो संख्या ये स्टोर नहीं करेगा। दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करने का काम कौन करते हैं, जैसे दशमलव वाली संख्या को फ्लोट प्रकार के जो डाटा टाइप होते हैं वो करते हैं। अब फ्लोट प्रकार के डाटा टाइप कौन से होते हैं, जैसे सिंगल होता है या डबल होता है, फ्लोटिंग होता है, फ्लोट होता है। तो ये क्या करते हैं, दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। अब अगर हमें अक्षरों को स्टोर करवाना है, करैक्टर्स को स्टोर करवाना है, तो करैक्टर प्रकार के भी डाटा टाइप होते हैं। उनमें से एक है ये कर, यानी कि इसको चर भी बोल सकते हैं, करैक्टर है ये। और ये क्या करता है, अक्षरों को स्टोर करवाने का काम करता है। तो इनके क्या है, पहले से ये निश्चित किया गया है कि ये डाटा टाइप कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ये डाटा टाइप कैसी वैल्यू स्टोर करेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो हमें डाटा का प्रकार बताते हैं उसे डाटा टाइप कहते हैं। ये डाटा का प्रकार बता रहा है, अंक प्रकार का, ये अक्षर प्रकार का और ये भी अंक प्रकार का। अब ये लॉन्ग है, ये भी अंक प्रकार का है। हमें जैसा डाटा टाइप चाहिए वैसा हम यूज़ करते हैं। यानी इसका जो साइज होता है, लॉन्ग जो डाटा टाइप है ये अंक प्रकार का है, इसका साइज 4 बाइट होता है, जबकि इंट का साइज 2 बाइट होता है। अब जैसी हमें आवश्यकता होती है, ज़्यादा करैक्टर की अगर आवश्यकता होती है, ज़्यादा अंक स्टोर करवाने की जब हमें आवश्यकता होती है, तो हम लॉन्ग प्रकार का डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानिए, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हमें वेरिएबल के साथ साथ डाटा टाइप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए डाटा टाइप का यूज़ करना अनिवार्य होता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल एक परिवर्तनांक होता है, यानी कि एक आइडेंटिफायर होता है जिसमें हम क्या है, जो भी वैल्यू डालते हैं और ये अस्थायी रूप से वैल्यू ग्रहण करता है। यानी कि ये मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अंदर जो भी हम डाटा डालते हैं एक बार के लिए स्टोर कर लेता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम हम जब दोबारा चलाते हैं तो इसका जो भी मेमोरी स्पेस होता है वो ब्लैंक हो जाता है,
ठीक है। तो वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल वैल्यू को अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़े से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले मैंने डाटा टाइप लिखा, डाटा टाइप का नाम इंट निर्धारित किया है और यहाँ मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया। वेरिएबल किसी भी नाम का हो सकता है, कोई भी नाम का यहाँ वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल के रूल्स भी होते हैं कि वेरिएबल हम कौन सा नहीं ले सकते। जैसे जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड कौन से होते हैं, अब कीवर्ड जैसे C++ में 32 कीवर्ड थे और C लैंग्वेज में C++ के अंदर 48 कीवर्ड थे और C लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड थे। तो 32 कीवर्ड के साथ साथ 32 कीवर्ड को लेकर ही बाद में C++ को ही बनाया गया था, यानी 32 कीवर्ड्स जोड़कर ही टोटल 48 कीवर्ड का यूज किया गया था C++ में। तो C++ में बाद में 15 कीवर्ड और जोड़ दिए गए थे। टोटल वर्तमान में जो है C++ के अंदर 63 कीवर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड जैसे इंट है, चर है या लॉन्ग है, या फिर जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है, फॉर है, वाइल है, इस प्रकार के टोटल जो होते हैं 63 कीवर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे ये एक कीवर्ड्स है, यानी डाटा टाइप भी है, कीवर्ड्स भी है, और यहाँ पर अगर यहाँ मैं एक ही जगह फॉर लिख दूँ, कहने का मतलब डाटा टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम आता है और मैंने वेरिएबल का नाम क्या निर्धारित कर दिया, फॉर, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल आएगा और वेरिएबल का नाम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि 63 कीवर्ड को छोड़कर, यानी 63 कीवर्ड्स में से कोई नहीं होना चाहिए। तो हम उस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो उन 63 कीवर्ड्स में से नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, उसके अलावा कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, और इसमें अंडरस्कोर चिन्ह के अलावा कोई अन्य चिन्ह यूज नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ए से लेकर जेड तक के बीच में मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, या हम किसी और नाम जैसे रोल नंबर है, नेम है, ऐसे हम दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर करैक्टर प्रकार का डाटा टाइप चुना है तो हम यहाँ पर नेम है, या फिर नेम की बजाय एफ नेम है, पिता का नाम है, तो हम यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर लिया है, इंटीजर लिया है, तो यहाँ जो वेरिएबल चुनेंगे वो कैसी वैल्यू लेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। तो मैंने एक बार ए नाम का वेरिएबल लिया है, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल है यहाँ हम निर्धारित कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम रख दिया। अच्छा, क्या नाम है, ए। और अब जो वेरिएबल है ये, इसमें जो भी वैल्यू निर्धारित की जाती है, वैल्यू डाली जाती है, वो वेरिएबल में जाएगी, मेमोरी में चली जाएगी, लेकिन अस्थायी रूप से जाएगी। और कैसी वैल्यू डाल सकते हैं, सिर्फ हम इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, सेमी कोलन लगा दिया। अब ऐसे डिक्लेरेशन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो वेरिएबल को इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। पहले क्या आता है, डाटा टाइप का नाम, उसके बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक से अधिक वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमें आवश्यकता होती है। फिर उदाहरण देखो इधर, इंट ए, बी, सी, डी, यानी कि हमने 4 वेरिएबल ले लिए। अगर इससे भी जब हमें अधिक की आवश्यकता है तो हम और वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब ये जो 4 वेरिएबल ले रखे हैं हमने, ये चारों वेरिएबल कैसी वैल्यू लेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे। ठीक है, इनमें हम केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे ए नामक वेरिएबल है, ए बराबर 25, बी बराबर 27, सी बराबर 15 और डी बराबर 19। जैसे ये वैल्यू डाली है हमने,
अब ये वैल्यू डाली है तो ये 25 है, ये किस में चला गया, ए में, 27 किस में चला गया, बी में। इस प्रकार हम वैल्यू को डाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद में गौर से देखना, हम जो एक वेरिएबल है ए नाम का, एक वेरिएबल है बी नाम का, क्या इसमें एक से अधिक वैल्यू डाल सकते हैं? सोचने वाली बात है। देखो a बराबर 25, 30, 15, 35, 27, क्या इस प्रकार से वैल्यू डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है ये केवल है एक बार में केवल एक ही वैल्यू स्टोर करवाता है। जैसे 25 लिखा है या 27 लिखा है या 15 लिखा है, ये एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करवाता है, न कि इतनी। ऐसे जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है कि 25, 30, 15, 35, 27, तो एक वेरिएबल में क्या इतनी संख्याएं हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वेरिएबल का रूल यही होता है कि एक बार में केवल एक संख्या ही इनपुट कराता है, इनपुट कराई जा सकती है। तो अगर हमें इकट्ठी ऐसे संख्याएं डालने की नौबत आ जाए तो हम क्या करेंगे कि हमें ज़्यादा संख्याएं स्टोर करवानी हो। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों के रोल नंबर हमें इनपुट कराने हैं। अब बताओ कि अब 100 बच्चे हैं तो एक बार में एक ही वैल्यू इनपुट करता है वेरिएबल, तो 100 बच्चों के लिए हमें 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे और 100 वेरिएबल में हमें 100 वैल्यू इनपुट कराने पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तरीका क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसे में एक तो मानसिक परेशानी होगी, दूसरा हमें जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है, एरे का अपनाया गया है, एरे का यूज किया गया है। एरे का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि एक एरे के अंदर हम ढेर सारी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो अपने इसका जैसे 5 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 50 संख्याएं, चाहे कितनी भी संख्याएं हैं, हम एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। हमें उनके लिए अलग अलग प्रकार के वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे, बार बार वैल्यू हमें इनपुट नहीं करानी पड़ेगी, इसलिए ही एरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं, ये एरे क्या होता है? एरे किसे कहते हैं? एरे एक समान प्रकार के आंकड़ों को जो स्टोर करता है। एक समान प्रकार के मतलब जैसे या तो अंक होते हैं या फिर अक्षर होते हैं। तो एक समान प्रकार के आंकड़े यानी एक समान प्रकार के एलिमेंट, एक समान प्रकार की वैल्यू का समूह जो स्टोर करते हैं उसे एरे कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा ऐसे भी अपने लिख सकते हैं कि एरे एक समान वैल्यू के समूह को एरे कहते हैं, एक समान प्रकार की वैल्यू के समूह को एरे कहते हैं। दूसरी बात ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, एरे एक वेरिएबल है और यह एक समान एलिमेंट का समूह है। एक समान एलिमेंट का समूह है, एक समान एलिमेंट को स्टोर करवाने का कार्य करता है, उसे एरे कहते हैं। अब एक समान एलिमेंट पता लग गया होगा, जैसे या तो ये अंक ही स्टोर करवाएगा या फिर ये अक्षर ही स्टोर करवाएगा। कहने का मतलब इधर देखो एक बार के लिए कि जैसे मैंने 25 लिखा, ये एक अंक है, 30 लिखा, ये भी अंक है, 15 लिखा, ये भी अंक है। ये अंक प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा एरे। अगर बीच में हम कहते हैं यहाँ पर ए बी लिख दूं, यानी कि ये अंक है, ये अक्षर है, तो अंक और अक्षर दोनों इकट्ठे कभी भी स्टोर नहीं करता। तो एक समान जो वैल्यू का समूह होता है उसे एरे कहते हैं, एक समान प्रकार के आंकड़ों का जो समूह होता है उसे एरे कहते हैं। तो एरे कैसे यूज किया जाता है, अभी ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जैसे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, ये वेरिएबल है, ये हमारा डाटा टाइप है, तो ये वेरिएबल हम किसी भी नाम का ले सकते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है। शर्त ये होती है वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड्स के अंदर से नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नियम होता है। अब अपने को यही एरे को बनाना है, यानी इसी को एरे बनाना है। ये वेरिएबल कौन सा है? ए है। इसको एरे बनाएंगे तो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे।
ये होती है सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट इसमें क्या लिखते हैं, क्या होता है सबस्क्रिप्ट? ये होती है डायमेंशनल, मतलब आपने अगर एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया है, डायमेंशनल मतलब विमीय, मतलब आयामी। हमने एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया है तो इसमें हम साइज लिखते हैं, जितनी हमें संख्याएं स्टोर करवानी है उतना हम यहाँ पर साइज लिखेंगे। मान लो इस एरे के अंदर हमें 5 संख्याएं स्टोर करवानी है या 10 संख्याएं स्टोर करवानी है या 50 संख्याएं स्टोर करवानी है, तो हम उतनी संख्या लिखते हैं। एक बार के लिए मैं 5 लिखता हूं यहाँ पर, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या हुआ, डाटा टाइप, और ये क्या हुआ, एरे का नाम। पहले क्या था, ये वेरिएबल, अब क्या है ये एरे। इसीलिए तो ये जो एरे है इसको वेरिएबल नाम दिया गया है, क्योंकि वेरिएबल और एरे में थोड़ा सा अंतर होता है। वेरिएबल एक बार में एक ही अंक स्टोर करता है, चाहे वो 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, 1 अंक का हो, एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है। जबकि एरे एक बार में एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करता है। कभी पूछा भी जा सकता है आपसे कि एरे और वेरिएबल में अंतर क्या होता है, तो आप आराम से इसको बता सकते हो कि एरे और वेरिएबल में अंतर क्या होता है। यहां पर ये जो वेरिएबल था ये अब क्या बन गया है, एरे बन गया है। ठीक है, तो एरे का हमने ये साइज कितना दिया है, 5। तो यहां पर इस एरे के अंदर हम 5 संख्याओं को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा ये, इंटीजर टाइप की, यानी केवल आप अंक ही स्टोर करवा सकते हो, अक्षर स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो कैसे स्टोर करेगा, अब अपना अधिकतम जो मान है वो 5 है। शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। तो पहली वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, तीसरी वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से 5वीं वैल्यू क्या होगी लास्ट। तो 5 संख्याओं को एरे के अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। जैसे एरे की जैसे शुरुआती वैल्यू जो होती है हम 0 से लेकर भी चलते हैं, यानी कि पहली शुरुआत जो होती है 0 से लेकर आगे अंकों को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ए बराबर मैंने लिखा 5, ये ए बराबर 5, ये तो सीधे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई है। लेकिन यहाँ पर एरे को घोषित किया गया था, एरे के अंदर यानी 5 संख्याओं को स्टोर करवाया जा सकता है। तो हमारा जो ए है एरे, ये पहला है, ए दूसरा, ए तीसरा, ए चौथा और ए 5वां। यानी कि इस प्रकार से हम 5 संख्याओं को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब स्टोर वो कैसे करवाते हैं, ये तो बाद की बातें हैं। बाद की कैसे है कि ये जो स्टोर करवाने का जो तरीका होता है ये इनिशियलाइजेशन कहते हैं इसको। इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब कि जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं, आप बनाते वक्त ही वैल्यू डाल सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंपाइल एरे कहते हैं। यानी कि जब प्रोग्राम को आपने डिजाइन किया है, प्रोग्राम को जब बनाया है, बनाते वक्त आपने वैल्यू डाली है, तो वो कौन सा एरे कहलाएगा, वो कंपाइल एरे कहलाएगा। और जब आपने प्रोग्राम को बना दिया है और बनाने के बाद में प्रोग्राम चला है, और चलने के बाद में जब आपसे वैल्यू मांग रहा है और आप वैल्यू डाल रहे हो, तो वो कौन सा एरे कहलाएगा, वो रन टाइम एरे कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें कैसे हम वैल्यू को कंपाइलिंग टाइम में कैसे वैल्यू डालते हैं और रन टाइम में हम कैसे इसको तैयार करते हैं, किस तरीके से इसको चलाते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि एरे क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको देखिए ऊपर जो टॉपिक लिखा है, पहला परिभाषा मैंने आपको बताई है। एरे की परिभाषा क्या होती है कि एक समान वैल्यू के समूह को एरे कहते हैं, एक समान प्रकार के आंकड़ों को एरे कहते हैं, एक समान एलिमेंट के समूह को एरे कहते हैं। एरे एक वेरिएबल होता है जो एक समान प्रकार के आंकड़े स्टोर करने का काम कर सकता है। कहने का मतलब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 परिभाषाएं लिख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जो लाइन है बताई गई है वही आप याद करो, अपने दिमाग से अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई है कि आप एरे की परिभाषा पूछी जा सकती है, एरे किसे कहते हैं तो आप बताओ। ठीक है,
उसके बाद में मैंने दूसरा लिखा है प्रारूप। प्रारूप मतलब सिंटैक्स। अब सिंटैक्स ये देखो मैंने उदाहरण लिखा है और यहां भी देखो मैंने लिखा है एरे का उदाहरण, जबकि एरे का उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। अब एरे का सिंटैक्स पूछा जा सकता है आपसे कि एरे का सिंटैक्स क्या है। जब आपको एरे का उदाहरण पता है तो आप सिंटैक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंटैक्स से ही उदाहरण बनाया जा सकता है। सिंटैक्स के आधार पर ही तो हम चलते हैं। प्रोग्राम जो बनाते हैं वो सिंटैक्स रूल्स का पालन करते हुए ही हम प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है प्रारूप यानी सिंटैक्स, एरे का सिंटैक्स कैसा होता है, जैसे पहले डाटा टाइप को लिखा जाता है। डाटा टाइप लिखने के बाद में थोड़ा स्पेस देते हैं, एक स्पेस देते हैं, और एक स्पेस देने के बाद में एरे का नाम लिखा जाता है। एरे नेम लिख दिया मैंने, यहां पर एरे का नाम आएगा और आगे यहां पर साइज यानी कि एरे का साइज, उसका डायमेंशनल लिखा जाता है। मतलब कि आप इसमें कितनी संख्याएं स्टोर करवाना चाहते हो, 5, 10, 15, 20, 50 जितनी भी संख्याएं स्टोर करवाना चाहते हो वो उसका यहाँ पर साइज आ जाएगा। और लास्ट में हम इसको सेमीकोलन के द्वारा बंद करते हैं। एक चीज और भी ध्यान रखना, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं हमारा जो स्टेटमेंट होता है जहां पूरा होता है लास्ट में वहां सेमीकोलन लगाना अनिवार्य होता है। और एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं, ये जो कीवर्ड्स होते हैं जब भी प्रोग्राम बनाते हैं हम कंप्यूटर पर, जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपको पहचान कैसे होती है कि कीवर्ड्स वाकई ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो वो आपको वाइट कलर में दिखाई देते हैं। तो इसलिए समझ जाना चाहिए कि ये सारे टोटल कितने हैं कीवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो है डाटा टाइप, यानी देखिए गौर से, ये मैंने आपको डाटा टाइप बताया था, तो हमारा जो सिंटैक्स है वो बन रहा है, देखो डाटा टाइप। और ये मैंने क्या बताया था आपको, एरे, यानी कि एरे का नाम आ गया। ये एरे का नाम मैंने क्या रखा, ए रखा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, रूल मैंने आपको बता दिया है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं 63 उनमें से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे ये क्या है, साइज यानी 5। अब इस एरे के अंदर 5 संख्याओं को स्टोर करवाया जा सकता है, न कि अक्षरों को। अब अक्षर वाला भी बता देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा यहां पर कर का मतलब करेक्टर। ये करेक्टर प्रकार का डाटा टाइप है और ये क्या स्टोर करेगा, करेक्टर ही करेगा, अक्षर ही स्टोर करेगा। तो हम अक्षर स्टोर करवाने के लिए वैसा ही उस प्रकार का उसका मिलता जुलता हम क्या करेंगे, एरे का नाम निर्धारित करेंगे। मैंने कर दिया नेम, यहां पर नेम नाम का मैंने क्या ले लिया है, एरे ले लिया है। यहां पर मैंने ए नाम का लिया। आप सोचते होंगे यहां पर तो अकेला एक अक्षर है, यहां अक्षरों का समूह है। तो मैंने आपको बताया है कि हम एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर यानी कि शब्द भी ले सकते हैं, अक्षर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो अक्षर क्या नहीं होने चाहिए, 63 कीवर्ड्स में से नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अक्षर लिए जा सकते हैं, मैंने एक अक्षर लिया, यहां पर मैंने अक्षर का समूह यानी शब्द लिया, तो ये एरे का नाम निर्धारित कर दिया मैंने, नेम। उसके बाद में साइज निर्धारित किया मैंने यहां पर 3, क्या 3, कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां लगा दिया मैंने सेमीकोलन। अब ध्यान देना, ये जो 3 है ये साइज हो गया, किसका साइज हो गया, एरे का साइज हो गया। और एरे कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, करेक्टर प्रकार की, मतलब अक्षर स्टोर करेगा। तो नेम के अंदर मतलब आप नेम के अंदर क्या स्टोर करवा सकते हो, 3 नाम स्टोर करवा सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे पूजा है या ममता है या काजल, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नेम नामक एरे के अंदर एक से अधिक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, पहले वाला जो तरीका था वेरिएबल में जितने हमें अंक स्टोर करवाने हैं, जितने हमें अक्षर स्टोर करवाने हैं, तो उतने हमें वेरिएबल लेने पड़ते थे, वो तरीका बेटर था या एरे वाला तरीका? आपको लगेगा कि एरे वाला तरीका बेटर है। हम एक से अधिक जो भी कैरेक्टर है या फिर कोई अंक है स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई है, सिंटैक्स आपका कंप्लीट हो गया है। ये सिंटैक्स है एरे का, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंटैक्स के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं से एक प्रश्न जरूर आ जाता है सिंटैक्स लिखो, तो एरे का सिंटैक्स ये है, ठीक है। उसके बाद में एरे का उदाहरण,
यानी पूरा प्रोग्राम न पूछे आपसे, किसी प्रोग्राम के बारे में न पूछे आपसे, सिर्फ उदाहरण पूछे, तो केवल आप उदाहरण ये लिख सकते हो, इतना ये उदाहरण है एरे का, आपने एरे को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है एरे का उदाहरण लिखो, या एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, एरे ये है और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में आपने साइज दे दिया है, तो एरे डिक्लेयर हो गया है। ये कितनी वैल्यू स्टोर करवाएगा? 5 वैल्यू स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमारे 3 टॉपिक हुए कंप्लीट। चौथा टॉपिक क्या है? एरे के प्रकार। अब जो एरे के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कितने होते हैं? एरे के 3 प्रकार होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के एरे होते हैं, उनमें पहला जो एरे है 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा 2 डायमेंशनल एरे और तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ये 1 डायमेंशनल एरे है, यहाँ हालांकि मैंने आपको 1 डायमेंशनल एरे बता दिया है, फिर भी यहाँ मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि 1 डायमेंशनल एरे ये जो होता है ये डायमेंशनल होता है, आपको मैंने क्लियर किया है। डायमेंशनल मतलब जो साइज होता है वही उसका डायमेंशनल होता है। कितना डायमेंशनल है? 1, यानी ये जो साइज लिखा मैंने इस सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है और मैंने एक ही बार लिखा है, तो समझ जाना चाहिए 1 डायमेंशनल, यानी ये 1 डायमेंशनल एरे है। एक सब स्क्रिप्ट के अंदर जब हम एक ही साइज लिखते हैं, चाहे वो साइज की संख्या जो है बड़ी भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन लिखी तो आपने एक बार है। तो वो आपने जो सब स्क्रिप्ट के अंदर जो साइज लिखा है, जो संख्या लिखी है, वो उसका डायमेंशनल है। और कितनी बार लिखी है आपने? केवल एक बार लिखी है, इसलिए वो डायमेंशनल कौन सा हो गया? 1 डायमेंशनल एरे हो गया। क्लियर है? तो 1 डायमेंशनल एरे यानी ये ही 1 डायमेंशनल एरे है। डाटा टाइप कोई भी ले लो, जैसे अभी यहाँ पर कैरेक्टर प्रकार का डाटा टाइप ले रखा था, वो लिख दो, चाहे ये लिख दो, ये 1 डायमेंशनल एरे है। ये जो है सब स्क्रिप्ट है। अब ये सब स्क्रिप्ट गौर से देखना, हम जो भी वैल्यू डालेंगे, बाद की बातें हैं, वैल्यू डालेंगे वो कैसे डालेंगे वो तो बाद की बातें हैं। जो भी वैल्यू डालेंगे, अंक प्रकार की वैल्यू डालेंगे, 5 वैल्यू डालेंगे, वो अगर ये रो में डाटा स्टोर होता है, ध्यान देना, हम कोई भी मान लो 5 संख्याएं डाली है, जैसे 25 है, 40 है, 90 है, 70 है, 20 है, ये 5 संख्याएं डाली है। अगर ये ऊपर से नीचे तक यानी रो में स्टोर होती है, या फिर ये संख्याएं ऐसे कॉलम में स्टोर होती है, इसको राइट यानी दाएं से बाएं चलना कॉलम, ऊपर से नीचे चलना रो, यानी ये जो 1 डायमेंशनल एरे होता है, या तो डाटा को रो में स्टोर करता है या फिर कॉलम में, दोनों में से एक ही स्टोर होता है, या तो रो में या फिर कॉलम में। तो ये जो डाटा है, देखो यहाँ पर 5 तक मैंने वैल्यू को इनपुट करवाया है, 5 संख्याएं मैंने इनपुट कराई है, ये केवल किस में है? रो में है। अगर ऐसे स्टोर होती है तो ये क्या है? कॉलम में है। तो ये जो 1 डायमेंशनल एरे होता है, ये केवल रो या कॉलम दोनों में से एक ही वैल्यू स्टोर करता है, एक ही प्रकार की, यानी कि या तो रो में या फिर कॉलम में। आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि जो 1 डायमेंशनल एरे है या 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें जो वैल्यू डाली जाती है वो कैसे हम वैल्यू डालते हैं। जो वैल्यू डालना होता है वो होता है उसका इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपने प्रोग्राम को बनाते वक्त वैल्यू डाली है या बनने के बाद में जब आपने प्रोग्राम को चलाया है उस वक्त प्रोग्राम ने आपसे वैल्यू मांगी है, उस वक्त वैल्यू डाली है। तो 2 प्रकार हो गए। पहला प्रकार क्या था कि कंपाइल टाइम, यानी कि जब आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया उसी वक्त ही आपने वैल्यू डाल दी, तो बाद में आपसे वैल्यू नहीं मांगेगा। और जब आपने प्रोग्राम चलाया है और बाद में वैल्यू मांगी जाती है, तो वो कौन सा टाइम हो गया? वो रन टाइम हो गया। तो इस प्रकार जो ये इनिशियलाइजेशन होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है कि एक तो कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। जो कंपाइल टाइम होता है वो ऐसे होता है, थोड़ा यही मैं क्लियर कर देता हूं। इंट A5 इतना लिखा हुआ था यहाँ पर। अब मैं जब प्रोग्राम को बना रहा हूं उसी वक्त 5 संख्याएं डाल रहा हूं, तो वो होता है उसका इनिशियलाइजेशन। कैसे कि ये देखो यहाँ पर मैंने 20 लिखा है, 70 लिखा है, 30 लिखा है, 33 लिखा है और 27 लिख दिया। टोटल संख्याएं 5 लिख दी, क्योंकि यहाँ पर साइज कितना था?
5 था, और संख्याएं लिखी है, न कि मैंने अक्षर लिखे हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर कैसी यानी संख्याओं को ही स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ ये करली ब्रैकेट होता है और करली ब्रैकेट ओपनिंग और करली ब्रैकेट को क्लोजिंग देना पड़ता है, और लास्ट में इसको सेमीकोलन से, यानी जब हमारा स्टेटमेंट समाप्त होता है उस वक्त सेमीकोलन अनिवार्य होता है। तो ये जो होता है इंटीजर टाइप, और ये क्या है, एरे की साइज कितना 5, और संख्याएं कितनी डाल दी आपने 5। अब आपको प्रोग्राम जब चलेगा तब आपको वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा टाइम हो गया, ये हो गया कंपाइल टाइम। प्रोग्राम के अंदर बनाते वक्त ये आपने वैल्यू निर्धारित कर दी, पहले से ही निश्चित कर दी, पहले से ही वैल्यू डाल दी, कंपाइल टाइम हो गया। अब बात करते हैं रन टाइम की। रन टाइम का मैंने यहाँ पर ये टाइम की बचत करनी है, काफ़ी टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से क्या है थोड़ा सा पहले लिखना पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर, और ये है एरे, साइज कितना है 5, लेकिन मैंने आगे कुछ और लिख रखा है, गौर से देखना। ये मैंने आगे आई लिख रखा है, कोमा लगा के आई लिख रखा है, और बाद में सेमीकोलन लगा रखा है। यहाँ पर ये एरे का साइज है, ये एरे है, और यहाँ पर मैंने अलग से एक वेरिएबल दे रखा है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि जब हम रन टाइम में वैल्यू डालते हैं तो उस टाइम हमें एक अन्य वेरिएबल की आवश्यकता होती है, और वेरिएबल की आवश्यकता होने के साथ साथ हमें लूप की भी आवश्यकता होती है। अब ये लूप क्या होते हैं, जो क्या स्टेटमेंट का बार बार दोहराव कराते हैं, उसे लूप कहते हैं। इसका भी पूरा वर्णन आगे अपने करेंगे। तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया गया है। फॉर लूप किसे कहते हैं, जो स्टेटमेंट का बार बार दोहराव कराते हैं। इसमें भी क्या है, 3 प्रकार की वैल्यू को निर्धारित किया जाता है, 3 प्रकार के इसके अंदर स्टेटमेंट को लिखा जाता है। क्या है, पहला हमारा इनिशियलाइजेशन करते वक्त लिखा जाता है, बताया जाता है। ये देखो, इसमें पहले लिखा गया है, इसको इनिशियलाइज किया गया है यहाँ पर कि ए का मान, आई का मान कितना है, आई कहाँ से शुरू होगा। यही आई नाम का जो वेरिएबल है, इसमें हम कोई संख्याएं स्टोर करवाएंगे, संख्याएं शो हो जाएगी। तो आई नामक वेरिएबल कहाँ से चलेगा, 1 से। शुरुआती वैल्यू कौन सी है इसकी, 1, किससे ऊपर न जाए, 5 से। ये इसकी कंडीशन हो गई, और ये हो गया इसका। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनरी टाइप के ऑपरेटर भी यूज करते हैं, बाइनरी टाइप के भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यूनरी कौन सा होता है, जो प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, इकट्ठा इनका यूज किया जाता है, जिनमें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, जैसे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ठीक है। और जैसे ये प्लस, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं अपने, प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, इस प्रकार की इनको लिखा जा सकता है। ये यूनरी होते हैं। कहने का मतलब इसमें एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होती है, वेरिएबल को ऑपरेंड भी कहा जाता है। तो ये वेरिएबल यानी एक ही ऑपरेंड की जिनको आवश्यकता होती है, ये एक ही लगाते हैं इसमें, यूनरी में, ठीक है। जबकि बाइनरी जो ऑपरेटर होते हैं, इसमें हमें क्या है, 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, 2 वेरिएबल की आवश्यकता होती है। जैसे a प्लस बी, ये यहाँ पर चिन्ह आ गया, ऑपरेटर आ गया, ठीक है। तो ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, a माइनस बी। तो ऐसा हमने यहाँ पर यूज किया है। कहने का मतलब ये कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, बाइनरी टाइप का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता था, आई प्लस प्लस, ये कौन सा हो गया, ये हो गया यूनरी। तो इस प्रकार भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता था, ठीक है। तो ये प्लस प्लस ये क्या करता है, एक एक का इंक्रीमेंट देता है, एक एक को बढ़ोतरी करता है, और माइनस क्या करता है, एक एक की घटोतरी करने का काम करता है, घटाने का काम करता है। तो चलिए अपने वापस से ही चलते हैं। फॉर लूप, लूप क्या करता है, स्टेटमेंट का बार बार दोहराव करता है। और आई नामक जो वेरिएबल है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमने दी है 1, यानी 1 से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, ये कंडीशन लगाई है कि आई के अंदर वैल्यू किससे नीचे रहे, ऊपर ना निकले, 5 से। किसे, 5 से नीचे रहनी चाहिए, 5 से ऊपर निकलेगी। हालांकि उसमें बराबर लगाया मैंने, 5 भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद में एक एक बढ़ता रहे, तो उसी प्रकार से लूप क्या करेगा, स्टेटमेंट का बार बार दोहराव करेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ देखिए, ए नामक अपने पास क्या था,
एरे था, उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाई आपने, साइज क्या दिया था उसका 5। इस प्रकार ये लूप क्या करेगा, 5 बार चलेगा। तो कैसे चलेगा, यानी एरे 1 के अंदर एरे 1 चल रहा है, यानी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। इसे यहां बना देता हूं मैं, ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, ये एरे 3 है, और एरे 4 और एरे 5। ठीक है, ये हमने एरे बना दिए, यानी कि एरे में जो 5 मैंने साइज लिखा है, ये 5 बार वैल्यू को स्टोर करवाएगा जो भी वैल्यू हम डालते हैं। ठीक है, तो ये रन टाइम की बात कर रहा हूं, जब प्रोग्राम चलेगा तब आपसे वैल्यू मांगेगा, तब हम वैल्यू डालेंगे, वो सीधी पहली वैल्यू यहां आएगी, दूसरी वैल्यू जब भी डालेंगे वो यहां आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार 5 संख्याओं को आप रन टाइम में स्टोर करवा सकते हो। और ये जो बार बार चलेगा, यानी पहली वैल्यू आएगी, यहां आ जाएगी, उसके बाद में दूसरी वैल्यू मांगेगा, तब तक क्या है, ये कंडीशंस की जांच हो जाएगी। क्या है, लूप ये जांच करेगा भी ये जो एरे है, एरे के अंदर जो ये वेरिएबल लिया गया आई वेरिएबल, ये सत्य है या असत्य है, यानी कि 5 से नीचे है या नहीं है, क्योंकि एक बार चला है तो ये 5 से नीचा है। देखो 1 लिखा है, ये वाकई में 5 से नीचा है, तो कंडीशन क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। सत्य होते ही जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में फिर दोबारा से लूप इसकी जांच करता है, चलता है, फिर कंडीशन की जांच होती है कि आई के अंदर यहाँ जांच होती है कि ये जो 2 है, ये वाकई में ही 2 है, वो 5 से नीचे ही है क्या, तो ये भी बात सत्य हो जाती है कि वाकई में ये जो 2 है ये 5 से नीचे है, तो कंडीशन सत्य हो गई। आगे बढ़ गया, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि ये जो है आई है, ये 1-1 बढ़ रहा है, दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। यानी आई के अंदर क्या था, पहले 1, ये देखो 1 था, अब इसमें क्या है, 1 का इंक्रीमेंट लगेगा, यानी आई बराबर आई प्लस 1, 1 इसके अंदर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2। इस 2 की जांच होगी, यानी ये 5 जो है वो 2 जो है वो 5 से छोटा है क्या, है, तो आगे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में फिर से आई के अंदर फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होते ही यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इस 3 की जांच होगी। क्या जांच होगी कि आई के अंदर जो वैल्यू है 5 है, वो ये कंडीशन पूरा कर रही है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो कंडीशन पूरी हो रही है और आगे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लास्ट जो वैल्यू है, यानी 4 के बाद में 5 आएगा, तो वो भी यहाँ कंडीशन देखो, छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर जो मैंने लगा रखा है, गौर से देखो, ये बराबर लगा रखा है, इसीलिए लगा रखा है कि ये बराबर जरूर है तो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी, छोटी नहीं है, ठीक है, लेकिन बराबर जरूर है तो भी इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 वैल्यू एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं रन टाइम में। अब ये स्कैनफ क्यों लिखा गया है, स्कैनफ क्या होता है, हम जब ये एक इनपुट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है, क्या काम करता है, ये वैल्यू को इनपुट कराने का काम करता है। यहाँ पर मैंने देखो कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर प्रेजेंट लगा के डी लगाया है, तो ये क्या है, डेसिमल प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा, अंक प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा। और एंड चिन्ह के बाद में मैंने एरे का नाम दिया है, और एरे का नाम दिया है तो एरे में कितनी संख्याएं हम स्टोर करवा सकते हैं, 5, और वो संख्याएं स्टोर किस में हो जाए, आई में। इस प्रकार जो भी आपने वैल्यू डाली है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। अगर प्रोग्राम में आपने एक सेमीकोलन भी कहीं छोड़ दिया है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, उसमें एरर दिखाया जाएगा। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, एरे का हो चाहे अन्य हो, तो इसमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप कहीं भी कोई गलती न करो। कहीं भी आपने सेमीकोलन भी छोड़ दिया, कॉमा भी छोड़ दिया, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया, कीवर्ड्स में भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है ना, तो भी आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर बता देगा। तो इसलिए प्रिय स्टूडेंट्स, आज इतना ही मैंने अब तक बताया आपको कि 1 डायमेंशनल एरे तक बताया है। तो कल अपने लंबा वीडियो हो गया है, कल अपने क्या करेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे पर चर्चा करेंगे, और 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में अंतर क्या होता है। मेन अपना प्रश्न है इसके अंदर, एरे के अंदर, कि एरे के जो 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे में मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट करो।
3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रिय बच्चों धन्यवाद।